हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं विसर्प के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, विसर्प के प्रकार पिछले वीडियो में हमने देखा था कि विसर्प किसे कहते हैं। तो जब भी नदी जो होती है वो सीधे मार्ग से नहीं होकर के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलती है, तो उन पर जो टेढ़े मेढ़े से मोड़ बन जाते हैं, उन मोड़ों को क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। ठीक है, तो विसर्प जो है वो जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सामान्य विसर्प, दूसरा होता है अधकर्तित विसर्प और तीसरा होता है बेमेल विसर्प। तो चलिए सबसे पहले तो देखेंगे कि सामान्य विसर्प किसे कहते हैं। तो जब नदी अपने प्रथम अपर्दन चक्र के समय विसर्प का निर्माण करती है तो उसे सामान्य विसर्प कहते हैं। ठीक है, जब भी नदी का ये चलता है, जब फर्स्ट स्टेज में होती है नदी, ठीक है, नदी का उद्गम हुआ। ठीक है, जैसे ही नदी का उद्गम हुआ, जिस स्थान से नदी का उद्गम हुआ, उसके बाद से वहां से क्या होगा? अपर्दन चक्र भी कार्य करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जब अपर्दन चक्र स्टार्टिंग में ही जब कार्य करना शुरू हो जाती है, तब उस समय जो मोड़ पड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य विसर्प कहते हैं। ठीक है, तो ये विसर्प जो होते हैं वो हल्के विसर्प होते हैं। ठीक है, ये देखिए आप, इधर से नदी जा रही है, इसमें हल्के हल्के विसर्प बने हैं। ठीक है, और इसी से मियांडर, इन्हें मियांडर भी कहा जाता है। ठीक है, विसर्प को और क्या कहते हैं? मियांडर भी कहते हैं। तो देखिए, इसी से किस झील का निर्माण हुआ? गोखुर झील का भी निर्माण इससे हुआ, सामान्य विसर्प। तो फिर या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गोखुर झील जो है वो किस विसर्प का उदाहरण है? तो सामान्य विसर्प का उदाहरण कौन है? गोखुर झील। ठीक है, अब देखिए अधकर्तित विसर्प क्या होते हैं। तो जब प्रथम चक्र के समय क्षैतिज अपर्दन द्वारा निर्मित सामान्य विसर्प में निम्न कटाव द्वारा गहरे तथा संकरे विसर्प का निर्माण होता है तो उसे अधकर्तित विसर्प कहते हैं। तो जब भी क्या होता है कि जब कोई भी प्रथम चक्र चल रहा है नदी का, ठीक है, प्रथम चक्र हो रहा है, तो उसमें जब क्षैतिज अपर्दन होता है तो उस समय जिस विसर्प का निर्माण होता है, ठीक है, तो अब उसी विसर्प में क्या होता है कि कटाव होता है। तो वो कटाव क्या करता है कि दीवारों को क्या कर देता है? खड़ा कर देता है, यानी कि दीवारों को गहरा कर देता है, और वो जो विसर्प होता है वो संकरी यानी कि पतले विसर्प हो जाते हैं। ठीक है, उन पतले विसर्पों का निर्माण होता है। ठीक है, और उसे हम क्या कहते हैं? अधकर्तित विसर्प। अधकर्तित जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, अधा प्लस कर्तित, जिसमें अधा का अर्थ होता है नीचे की ओर और कर्तित का मतलब होता है कटा हुआ। इसका मतलब भी है कि अधकर्तित विसर्प वैसा विसर्प होता है जो नीचे की ओर कटा हुआ है। ठीक है, जो नीचे की ओर कटा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? अधकर्तित विसर्प। तो देखिए इस तरह से क्या हुआ है कि नदी है, नदी का निक्षेप है, यहाँ पर क्या है? ये अपर्दित ढाल है, और यहाँ गोखुर झील है या फिर चाप झील है जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अधकर्तित विसर्प जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गभीरीभूत विसर्प और दूसरा होता है अंतःकर्तित विसर्प। तो गभीरीभूत विसर्प किसे कहते हैं? विसर्प की तली में निम्न कटाव होता है और ये गहराई में बढ़ते हैं। तो गभीरभूत विसर्प जो होता है ये क्या होते हैं कि इन विसर्पों की जो तली होती है इनमें निम्न कटाव होता है और इनकी जो गहराई है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा अंतःकर्तित विसर्प, जिसमें क्या होता है कि तली की अपेक्षा दीवारों का कटाव अधिक होता है। इसमें ना तल का कटाव नहीं होता है, इसमें दीवारों का कटाव ज्यादा होता है। और गभीरीभूत विसर्प में क्या होता है कि तल का कटाव होता है, दीवारों का कटाव नहीं होता। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए, जब तल का कटाव होगा तो वो जो विसर्प होगी वो गहरी होगी, और जब दीवारों का कटाव होगा तो वो जो विसर्प होगी वो चौड़ी होगी। जो इंट्रेंस्ड मियांडर्स होते हैं, गभीरीभूत विसर्प होते हैं, तो ये क्या होते हैं? ये गहरे होते हैं, जबकि अंतःकर्तित विसर्प जो होते हैं वो चौड़े होते हैं। ठीक है, अब देखिए कि बेमेल विसर्प किसे कहते हैं। तो बेमेल विसर्प एक विस्तृत नदी, देखिए एक विस्तृत नदी अपनी प्रौढ़ावस्था में विस्तृत बाढ़ मैदान का निर्माण करती है। एक कोई भी बड़ी नदी है, ठीक है, जब वो अपनी प्रौढ़ावस्था में होती है तब क्या करती है? एक बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है जिसमें उसके विसर्प भी अत्यधिक विस्तृत होते हैं। तो
तो इस समय क्या होता है, जब नदी की प्रौढ़ावस्था चलती है तो इस समय क्या होता है कि बाढ़ के मैदानों का निर्माण होता है और उसी में क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े विसर्पों का भी निर्माण होता है। और जब किसी वजह से, ठीक है, जब किसी रीज़न से नदी में जल का जो आयतन है वो कम हो जाता है तो नदी जो है वो पतली हो जाती है। कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है, कि जब किसी कारण से, यहाँ पे कोई एक मेन रीज़न नहीं ले रही, किसी वजह से जब नदी का जो पानी है वो कम हो जाता है तब नदी जो होती है वो संकरी हो जाती है, पतली हो जाती है। तो उसके द्वारा जो विसर्प बनते तो वो पहले से कम चौड़े होते हैं, ठीक है। देखिए बेमेल विसर्प में क्या होता है, जब प्रौढ़ावस्था में नदी होती है तो उस समय क्या करती है, बहुत अधिक विस्तृत, अधिक चौड़े चौड़े विसर्पों का निर्माण करती है। लेकिन जब किसी वजह से उसी में पानी कम हो जाता है, पानी का आयतन कम हो जाता है उसी नदी में, तब क्या होता है कि नदी क्या करती है कि पहले से कम चौड़े विसर्पों का निर्माण करती है, ठीक है। और इस तरह जो नए विसर्प बनते हैं तो वो पुराने विसर्पों से मतलब छोटे रह जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे विसर्प को बेमेल विसर्प कहते हैं, क्योंकि जो नई विसर्प होती है वो बिल्कुल भी मैच नहीं होती है पुराने विसर्प से। देखिए बेमेल, आप इसी में समझिए ना, बेमेल, मेल मतलब कि मैच करना, ठीक है। आप यहाँ पे समझिए कि बेमेल, बे मतलब बिना और मैच, मेल मतलब मैच करना, तो मतलब कि जो मैच नहीं कर रहा है, बेमेल है, बेजोड़ है, ठीक है। आप इस तरह से समझिए ना, तो उसी हम क्या कहते हैं, बेमेल विसर्प। मतलब कि जब नदी, वही नदी, सेम नदी की बात हो रही, ठीक है। तो सेम नदी जब क्या हुई, पहले जब अपने वो प्रौढ़ावस्था में थी, ठीक है, तब क्या किया उसने कि बाढ़ के मैदानों का निर्माण कर रही थी और जिसमें उसका जो विसर्प था वो बहुत ज़्यादा चौड़ा चौड़ा था, ठीक है। और जब किसी वजह से, किसी रीज़न से उसी नदी में जल का जब आयतन कम हो गया तब उसमें क्या हुआ कि अब जो नदी विसर्प का निर्माण कर रही है, अब जो नदी जिस विसर्प का निर्माण करी, तो इस बार विसर्प क्या हुआ कि पतला हो गया, ठीक है। तो पहले चौड़ा था, इस बार पतला है, यानी कि वही नदी विसर्प का निर्माण कर रही है लेकिन दोनों विसर्पों में क्या है, मतलब फर्क है, ठीक है। तो उसी हम क्या कहते हैं, बेमेल विसर्प। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए पेनीप्लेन किसे कहते हैं। तो क्षैतिज अपर्दन, पेनीप्लेन शायद आप लोगों को याद हो तो मैंने डेविस का अपर्दन चक्र में बताया था आप लोगों को, हाँ, जिसे डेविस का भौगोलिक चक्र भी कहते हैं। तो उसी में मैंने आप लोगों को पेनीप्लेन छोटा सा थोड़ा इंट्रो दिया था, मैंने आप लोगों को पूरा नहीं बताया। तो इसमें भी मैं आप लोगों को छोटा सा इंट्रो ही दूंगी कि पेनीप्लेन किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्षैतिज अपर्दन तथा निक्षेप दोनों मिलकर पेनीप्लेन का निर्माण करते हैं। जब क्षैतिज अपर्दन होता है और जब निक्षेप होता है तो दोनों मिलकर के क्या करते हैं, पेनीप्लेन। अच्छा, पेनीप्लेन को समप्राय मैदान भी कहते हैं, ठीक है। पेनीप्लेन को और क्या कहते हैं, समप्राय मैदान, समप्राय मैदान, ठीक है। तो कहीं पे इस बात पर कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे समप्राय मैदान आ गया, हम तो पेनीप्लेन पढ़ कर आए थे, या हम तो समप्राय मैदान पढ़ कर आए थे, पेनीप्लेन आ गया, तो दोनों सेम होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल छोटी सी बात है। तो अब देखिए ये जो पेनीप्लेन है या समप्राय मैदान है, तो एक क्या होता है कि जब क्षैतिज अपर्दन, नदी का जब क्षैतिज अपर्दन होता है और उससे जो निक्षेप होते हैं तो वो दोनों मिलकर के क्या करते हैं, पेनीप्लेन का निर्माण करते हैं। तो जो प्रतिरोधी शैलों के भाग अपर्दन अवशेष के रूप में यत्र तत्र सामान्य सतह के ऊपर दिखाई पड़ते, मतलब कि इधर उधर दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। इन्हें मोनाडनॉक कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जब प्रतिरोधी शैल यानी कि जिसका अपर्दन हो रहा है तो उस पर क्या होता है, अपर्दन करने के बाद जब उसका कुछ अवशेष बच जाता है तो वो क्या होता है, जब सतह जो होती है, अब तो उसका निक्षेपण होगा ना, तो सतह में क्या होता है कि इधर उधर वो फैल जाती, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पेनीप्लेन कहते हैं। अब देखिए नदी का निक्षेपण कार्य क्या होता है। तो नदी का निक्षेप मतलब क्या होता है कि नदी जो चीज़ अपने साथ बहा करके लाई है, ठीक है, तो अब वो उसे जिस स्थान पर छोड़ेगी, तो वो जो अवसाद होता है वो अवसाद को जिस स्थान पर छोड़ रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। यानी कि छोड़ने को निक्षेपण कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि देखिए निक्षेपण तो बहुत सारी चीज़ों का होता है, जैसे पवन
द्वारा निक्षेपण होता है, नदियों द्वारा निक्षेपण होता है, हिमानी द्वारा निक्षेपण होता है, पर हमें अभी पढ़ना है नदियों का निक्षेपण। तो नदियों का निक्षेपण जब होगा, ठीक है, ये किसी चीज़ को आप मानते हैं कि मानते हैं आप अपना रूम सेट कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने बेडरूम में जो भी चीज़ें आपके रूम में हैं, फर्नीचर्स वगैरह जो भी हैं, वो सबको आप हटा दिए, आप उनको रीअरेंज कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, आप चीज़ों को इधर उधर रख देंगे, ठीक है, आप अपने साथ कुछ नई चीज़ें भी लाएंगे, तो उसमें क्या होगा, हमें कुछ नया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसी तरह जब नदी निक्षेप करती है तो उस समय क्या होता है कि हमें कुछ नई आकृति भी मिलती है, ठीक है। तो जिस वजह हमें कुछ नई आकृति भी देखने को मिलती है, ठीक है। और ये निक्षेपण का भी 4 कार्य हैं, ठीक है, निक्षेपण के 4 कारण हैं कि किस वजह से निक्षेपण होता है। या फिर देखिए, तो देखिए नदी वेग में कमी की वजह से, इसका कारण 2 ही है, ठीक है। और नदी निक्षेपण में 2 ही कारण, नदी निक्षेपण के सिर्फ 2 कारण है। एक तो है नदी के वेग में जब कमी आती है, यानी कि जब नदी की रफ्तार में कमी आ जाती है तब वो क्या करती है, निक्षेपण करने लगती है। और दूसरा नदी में अवसाद भार की वृद्धि। और दूसरा क्या होता है, जब नदी में अवसाद भार की वृद्धि हो जाती है। 2 रीज़न है। पहला तो जब नदी का जो रफ्तार है, जिस नदी से रफ्तार बह रही है, जब उसकी रफ्तार में कमी आ जाती है तब क्या करती है, नदी की निक्षेपण करना शुरू कर देती है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि नदी में जब उसके अवसादों का भार बढ़ जाता है तो क्या करती है, वो निक्षेपण करती है। नदी के जल मार्ग ढाल में कमी के कारण जो नदी की प्रवाह गति है वो, जब देखिए नदी का जब ढाल होगा वो कम होगा तो सामान्य सी बात है कि जो नदी का जल है उसका जो स्पीड होगा, उसका जो रफ्तार होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। और ये भी तो इसके बहुत सारी रीज़न हैं, ठीक है, ढाल कम होने के बहुत सारे रीज़न है कि पटल विरूपण के वजह से नदी के मार्ग में जब कोई स्थल ऊपर नीचा हो जाता है तो उस वजह से भी होते हैं, ठीक है। जब कहीं पे मुख्य डेल्टा का विस्तार हो जाता है और नदी का ऊपरी भाग से नीचे की ओर जो होता है पदार्पण होता है, या फिर नदी के मार्ग में बहुत ज़्यादा घुमाव हो जाता है, तब भी क्या होता है कि नदी के ढाल में कमी आ जाती है, जिस वजह से नदी का वेग जो होता है वो कम हो जाता है। अब देखिए दूसरा हमारा क्या आता है, नदी के जल में अधिक विस्तार। जब नदी का जल बहुत दूर दूर तक विस्तृत होकर प्रवाहित होने लगता है तो ये जनरल सी बात है, सामान्य सी बात है कि नदी का वेग जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। आप खुद से ही देखिएगा, घर में भी आप ट्राई करिएगा कि आप थोड़ा पानी बहाइए, ठीक है, लेकिन उसका जो रास्ता है वो पतला कर दीजिए, ठीक है। तो आप क्या देखिएगा कि वो जो पानी है वो ज़्यादा स्पीड में बह रहा है, ठीक है, और फिर उतना ही पानी लीजिए और फिर उतना ही पानी को बहाइए और इस बार क्या करिएगा, उसके रास्ते को चौड़ा कर दीजिएगा। तब आप देखिएगा कि उसका जो स्पीड अब होगा वो कम हो जाएगा। तो बात यही है कि जब नदी जो है वो ज़्यादा बड़े क्षेत्र में, ज़्यादा बड़े एरिया में जब वो प्रवाहित होने लगती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है नदी के मार्ग में अवरोध। तो जब नदी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है तो नदी का वेग जो है वो कम हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग मान लेते हैं कि जब लैंडस्लाइड होता है तो उसकी वजह से चट्टानों का जो भाग होता है वो खिसक कर नदी के मार्ग में आकर बांध के रूप में अस्थायी अवरोध बनकर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। कभी कभी नदियों और क्या होता है कि कभी कभी नदियों के मार्ग में बालू का स्तूपों का निर्माण भी हो जाता है। और तीसरा होता है कि नदी के साथ बहते हुए लकड़ी के टुकड़े जब नदी के प्रवाह दिशा में आड़ी दिशा में हो जाते हैं तो मार्ग में साधारण अवरोध होता है। तो और चौथा होता है कि अचानक अधिक निक्षेप में क्या होता है, निक्षेप की वजह से प्रवाह में भी अवरोध हो जाता है, ठीक है। तो बात ये है कि जब उसके मार्ग में अवरोध आ जाता है, कोई रुकावट आ जाती, तो रुकावट चट्टानों की वजह से आ सकती है, लैंडस्लाइड होने की वजह होता है। तो जब कोई चट्टान नदी में आ गई, बीच में आ गई बांध के रूप में, तो वो हो गया। जब नदी किसी लकड़ी का प्रवाह कर रही, ठीक है, लकड़ी का प्रदान उसको परिवहन कर रही, लकड़ी का परिवहन कर रही, तो उस टाइम क्या होगा कि अगर लकड़ी जो है वो सीधे चलने की जगह में आड़ी हो जाती है
ठीक है। इस तरह से जैसे नदी जा रही तो इस तरह से लकड़ी ना होकर के इस तरह से हो जाती है, तो जब पानी इधर से जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि एक रुकावट की तरह ये कार्य करेगी। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं कि नदी के मार्ग में अवरोध, नदी के मार्ग में जब अवरोध आएगा तो इसका वेग जो होता है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप घर में भी खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अगर ये आपको समझ ना आए तो आप इन सब चीज़ों को अपने घर में भी ट्राई करिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि नदी का वेग जो है वो किस प्रकार कम होता है या ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है चौथा, नदी के जल में आयतन में कमी। नदी के जल के आयतन में कमी, जब अचानक या धीरे धीरे नदी के जल की आपूर्ति कम हो जाती है तो आयतन में कमी आने लगती है, जिससे नदी का वेग जो होता है वो कम हो जाता है। और ये बहुत ही जनरल सी बात है कि अधिक आयतन वाली नदी तीव्र ढाल के साथ तीव्र वेग वाली होती है। जिस नदी में ज़्यादा जल होता है, ठीक है, तो बहुत खड़े ढाल में होती है, खड़े वेग मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में चलती है। ठीक है, तो नदी के आयतन में कमी के कुछ कारण हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण जब वर्षा में कमी आ जाती है। ठीक है, जब वर्षा नहीं होती है या फिर शुष्क भागों में वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। ठीक है, इस वजह से कभी कभी मानव के द्वारा जब नहर बना लिया जाता है तो उस नहर की वजह से क्या होता है कि नदी के जल का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, तब भी क्या होती है कि नदी के आयतन में कमी आ जाती है। उसके बाद मुख्य नदी की मुख्य जलधारा का कई जलधाराओं में, जब कोई नदी है, ठीक है, वो बहुत सारी जब भागों में जलधाराओं में बट जाती है तब भी क्या होता है कि उसके आयतन में कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये सारे कुछ रीजंस है। उसके बाद देखिए दूसरा हमारा क्या है कारण, नदी निक्षेपण का कार्य, नदी में अवसाद भार की वृद्धि। तो जब नदी परिवहन किए जाने वाले पदार्थों की मात्रा नदी के परिवहन से अधिक हो जाती है तो नदी क्या करती है, उसका निक्षेपण कर देती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। अब देखिए नदी निक्षेपण द्वारा उत्पन्न स्थल रूप, निक्षेपण के द्वारा किस प्रकार के स्थल रूप उत्पन्न होते हैं। तो नदी के निक्षेप द्वारा विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण होता है, जिन्हें रचनात्मक स्थल रूप कहते हैं। नदी के निक्षेपों द्वारा जिन स्थल रूपों का निर्माण होता है उन्हें कैसे स्थल रूप कहते हैं, तो इस रचनात्मक स्थल रूप कहते हैं, जिसमें आता है जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, बालुका पुलिन या बालुका तट, प्राकृतिक तटबंध, फिर आता है बाढ़ का मैदान और फिर आता है डेल्टा। तो देखिए जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु क्या होते हैं, इसमें एक में बताती हूँ मैं। तो देखिए जलोढ़ पंख क्या होता है कि जब भी पर्वतीय ढाल के आधार तल के पास जब अर्धवृत्ताकार रूप में पदार्थों का निक्षेपण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख कहते हैं। अब देखिए इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि जलोढ़ पंख क्या होता है कि जब नदियों का अवसाद जो है वो भार जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, नदियाँ जब अधिक अवसाद भार के साथ जब पर्वतीय ढाल के सहारे से नीचे उतरकर समतल भाग में प्रवेश करती है तो उनके वेग में अचानक से कमी आ जाती है, क्योंकि अभी तो वो बिल्कुल खड़ी ढाल पर चल रही थी। अब खड़ी ढाल इस प्रकार से वो खड़ी ढाल पे चल रही थी, अब अचानक क्या हुआ कि वो समतल प्राय मैदान में आ गई। तो यहाँ से तो उनका स्पीड बहुत तेज था, लेकिन यहाँ आने के बाद उनका स्पीड क्या हुआ, कम हुआ। अब मानते हैं कुछ बड़े बड़े चट्टानों को अपने साथ परिवहित करके ला रही थी, तो अब वो चट्टान इधर तो चल नहीं पाएंगे, क्योंकि अब नदी का स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। तो वो क्या करेंगे कि यहाँ ये पर्वत तल है, ठीक है, पर्वत आधार है, तो यहाँ पर क्या होंगे कि जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु में ज़्यादा कुछ खास अंतर होता नहीं है। ऐसे जो जलोढ़ शंकु होता है वो पंख की अपेक्षा कम ढाल वाला होता है। ठीक है, और दोनों की निर्माण प्रक्रिया में भी थोड़ा सा ही बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। अधिक ढाल वाले तथा ऊंचे शंकु का निर्माण उस समय होता है जबकि पर्वतीय ढाल जिससे होकर नदी उतरती है बहुत ज़्यादा हो। जब जलोढ़ शंकु का निर्माण कब होता है, जब पर्वतीय ढाल मतलब जो भी पर्वत ढाल है, जैसे ये जब ज़्यादा होता है। जलोढ़ शंकु का निर्माण कब होता है, जैसे यहाँ से नदी प्रवाहित हो रही, ठीक है, तो ये ज़्यादा खड़ी ढाल है। ठीक है, तो इस समय क्या होता है कि जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है। ठीक
ठीक है। तो जिस वजह से इसका जो मलबा है वो दूर दूर तक ना फैल करके वो क्या होता है, बिल्कुल विस्तृत हो जाता है, एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और इसके निर्माण के लिए जल की कमी और मलबा की आवश्यकता होती है। और इसके बिल्कुल अपोजिट में देखिए, अगर जलोढ़ पंख की रचना उस समय होती है जब पर्वतीय ढाल अधिक मतलब बहुत ज़्यादा ना हो करके जल की मात्रा मलबे की अपेक्षा अधिक हो। देखिए जलोढ़ शंकु में क्या होता है कि जल की मात्रा कम होनी चाहिए और जो अवसाद है, भार है, वो अधिक होना चाहिए। जबकि जलोढ़ पंख में क्या है कि जल की मात्रा अधिक होनी चाहिए और जो अवसाद है, भार है, उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। तब क्या होगा, जलोढ़ पंख का निर्माण होगा, ठीक है। अब देखिए प्राकृतिक तटबंध। तो नदी के दोनों किनारों पर मिट्टियों के जमाव द्वारा बने लंबे लंबे बांधों को, जो कि कम ऊंचाई वाले कटक के समान होते हैं, उन्हें तटबंध कहते हैं। क्योंकि ये बंध आकृति द्वारा बनाए जाते हैं, तो इनमें क्या होता है, बाढ़ के समय सुरक्षा होती है और इन तटबंधों को प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। देखिए जैसे ये नदी जा रही, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, निक्षेप हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ थोड़े उठा उठा भाग का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या करते हैं, बाढ़ के समय जो आसपास का जो एरिया होता है उसको सुरक्षित कहते हैं, बिल्कुल एक तटबंध का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये बांध देते हैं, समझिए आप। तो इसे हम क्या, क्योंकि ये प्राकृतिक तरीके से बनता है तो हम इसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। और इसके इस साइड में जो होता है वो क्या होता है, बाढ़ का मैदान होता है, ठीक है। तो जलोढ़ पंख और डेल्टा के समान तटबंध नदी के सामान्य रचनात्मक स्थल रूप नहीं होते हैं, बल्कि ये प्रत्येक नदी में हमेशा नहीं मिलते हैं। इस कारण जहाँ कभी भी प्राकृतिक तटबंध निर्मित होते हैं, वास्तव में ये विचित्र स्थल रूप का प्रदर्शन करते हैं। देखिए ये तो तटबंध होते हैं ना, ये सभी नदियों में तटबंध नहीं बनते हैं, ठीक है। किसी किसी खास नदी में बनते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, खास आकृति का निर्माण करते हैं, ठीक है। प्रत्येक नदी की घाटी के दोनों ओर किनारे होते हैं, जिनके बीच से नदी होकर प्रवाहित होती है। जब तक नदी अपने किनारों के बीच से होकर प्रवाहित होती है, वह अपने भार का वहन करती हुई सीधे रूप में चलती है। जब नदी अपने किनारों को पार कर लेती है, यानी कि बाढ़ के समय की ये बात हो रही है, जब बाढ़ के समय नदी अपने किनारों को पार कर लेती है तो उसका जल जो होता है दूर दूर तक फैल कर बहने लगता है। और इस वजह से क्या होता है कि नदी अब जब उसका एरिया बढ़ेगा, ठीक है, जब नदी का एरिया बढ़ेगा, पानी का जब एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा कि नदी का जो वेग होगा उसमें कमी आएगी, ठीक है। और फिर वो क्या करेगी, निक्षेप करेगी। निक्षेप करने के बाद क्या होगा कि कम ऊंचाई वाले बांधों का निर्माण हो जाएगा, लंबे लंबे कटकों का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नदी डेल्टा किसे कहते हैं। तो नदी डेल्टा नदियों द्वारा जो स्थलाकृति का निर्माण होता है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, नदी डेल्टा, ठीक है। तो पर जब सभी नदी जब सागर या झील में गिरती है तो उसके प्रवाह में अवरोध और वेग में बहुत ही कमी होने की वजह से मलबा का निक्षेप होने लगता है, जिससे एक विशेष प्रकार के स्थल रूप का निर्माण होता है। इस स्थल रूप को क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ कि प्रत्येक नदी, ठीक है, ऐसा करते पेन से लिखते हैं, प्रत्येक नदी जब सागर या झील में गिरती है, जब सागर या झील में गिरती है तब क्या करती है, तो उसके प्रवाह में अवरोध के कारण तो उसके प्रवाह में अवरोध एवं वेग में, ठीक है, अवरोध की वजह से, अवरोध के कारण उसके प्रवाह में अवरोध एवं वेग,
के अवरोध एवं वेग में कमी आ जाती है। ठीक है, जिस कारण नदियां अपने मलबों का निक्षेपण करती है जिससे एक विशेष प्रकार की करती है जिससे एक विशेष प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण इधर लिख देते हैं, होता है, और इसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो डेल्टा है ये कहाँ पर बनता है? तो सागर या नदियों के, जहाँ पर जब जो भी नदी जब भी किसी सागर में जाकर मिलती है, जहाँ पर भी मिलती है, ठीक है, जैसे कि ये कोई नदी है, यहाँ पर सागर है, ठीक है, और ये नदी इधर से आ रही, तो डेल्टा का निर्माण कहाँ होगा? यहाँ पर होगा डेल्टा का निर्माण। ठीक है, ये डेल्टा हो गया आपका, समझिए। ठीक है, तो कोई सागर है या झील है जिस पर नदी आकर गिरती है, तो इसका जो मुहाना होता है, इसके मुहाने पर क्या किस चीज़ का निर्माण होता है? तो डेल्टा का निर्माण होता है। सबसे पहले डेल्टा शब्द का प्रयोग नील नदी के मुहाने पर हुए निक्षेपात्मक स्थल रूप के लिए हेरोडोटस द्वारा किया गया था। इस डेल्टा शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया था? तो हेरोडोटस। ठीक है, कब? तो जब नील नदी के मुहाने पर क्या देखा गया था? निक्षेपात्मक स्थल रूप के लिए इन्होंने डेल्टा शब्द का इस्तेमाल किया था, हेरोडोटस ने। ठीक है, बाद में सभी नदियों के लिए इस डेल्टा शब्द का प्रयोग होने लगा कि छोटे बड़े आकार सभी प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है नदियां, और कभी कभी डेल्टा का जो विस्तार होता है तो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि हज़ारों किलोमीटर तक इस डेल्टा का विस्तार हो सकता है, और कभी कभी बहुत छोटा भी होता है। तो डेल्टा का जमाव छोटा बड़ा होना बहुत सारी बातों पर आधारित होता है। ठीक है, अब देखिए डेल्टा के निर्माण के लिए कुछ आवश्यक दशाएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि नदी का आकार और आयतन अधिक हो और उसका जो मार्ग हो वो भी बहुत लंबा हो, ताकि वो अपने साथ बहुत सारे मलबों को परिवहित करके ला सके। जितना ज़्यादा मलबा लाएगी उतना ही ज़्यादा बड़ा डेल्टा का निर्माण होगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए कि नदी जितना लंबा रास्ता तय करेगी, ठीक है, तो जितना लंबा वो रास्ता तय करेगी उतना ज़्यादा मलबा इकट्ठा करेगी, उतना ज़्यादा अवसाद इकट्ठा करेगी, और जितना ज़्यादा अवसाद होगा, जितना ज़्यादा मलबा होगा, उतना ही ज़्यादा निक्षेपण होगा, और जितना ज़्यादा निक्षेपण होगा उतना ही बड़ा डेल्टा का निर्माण भी होगा। ठीक है, क्योंकि अगर महीन और बारीक कणों की अधिकता होगी तो वेग नदी के वेग के साथ दूर सागर में चले जाएंगे और सागरीय जल के ऊपर ही तैरते रहेंगे। अब देखिए इसमें जो होना चाहिए वो भारी भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हल्का हल्का, थोड़ा भारी भी होना चाहिए, ऐसा कि वो टिक सके। ठीक है, अगर वो हल्का होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर तो आएगा, और फिर यहाँ आने के बाद इसके मुहाने पर ना रुक करके सागर में ही क्या होगा कि तैरने लगेगा। ठीक है, और क्या होता है, दूसरी दशा क्या होती है कि मुहाने के पास नदी का वेग बहुत कम होना चाहिए, ताकि जितने भी पदार्थ है वो मुहाने के पास ही जमा हो जाए और डेल्टा का निर्माण करे। क्योंकि अगर मुहाने पर स्पीड होगा, नदी का स्पीड होगा अगर यहाँ पर, तो ये क्या होगा कि यहाँ पर जो पदार्थ होंगे उसको बहाकर सागर में ले जाएगा, और अगर यहाँ पर कम होगा तो पदार्थों का निक्षेप जो होगा अधिक यहाँ पर होगा। ठीक है, जिससे डेल्टा का निर्माण होगा। जिस सागर में नदी गिरती है वहाँ पर सागरीय लहरों का वेग कम होना चाहिए, वरना जो लहरें हैं वो अपने साथ पदार्थ को काटकर बहा ले जाएंगी और डेल्टा का निर्माण भी नहीं हो पाएगा।
मुहाने के पास ज्वार की तरंगें निर्बल होनी चाहिए और निक्षेपित पदार्थ को वो लौटते समय बहाकर ना ले जाएं। अब देखिए डेल्टा की संरचना कैसी होती है। डेल्टा की संरचना, डेल्टा की संरचना, तो ये जो डेल्टा की संरचना है वो पदार्थों के निक्षेपण से होती है, ठीक है। तो बड़े बड़े कण स्थल के पास होते हैं और महीन कण सागर की ओर होते हैं। जैसे जैसे सागर की ओर बढ़ते हैं तो बारीक कणों की जब अधिकता होती है तो यहाँ तक कि अधिक दूर जाने पर महीन कण जल वहीं तैरने लगते हैं और डेल्टा के रूप में डेल्टा के मुख्य रूप से 3 स्तर पाए जाते हैं, ठीक है। इस डेल्टा की संरचना के मुख्य रूप से 3 स्तर पाए जाते हैं। पहला होता है ऊपरी स्तर, क्या होता है पहला? ऊपरी स्तर। फिर आता है अग्र स्तर और फिर आता है निम्न स्तर। ठीक है, तो ये ऊपरी स्तर किसे कहते हैं? तो डेल्टा के मुख्य रूप में डेल्टा के सबसे ऊपरी स्तर को उच्च स्तर कहते हैं या फिर उच्च निक्षेप को, ठीक है। ये चौड़ा होता है और मंद ढाल वाला समतल मैदान होता है। यहाँ सागर तल से थोड़ा ही ऊंचा होता है, ये जो सागर तल है उससे थोड़ा ही ऊंचा होता है। दूसरा ये जो अग्र स्तर होता है इसमें क्या होता है कि डेल्टा का सागर की ओर निकला हुआ भाग होता है और ये भाग खड़े ढाल वाला होता है और सागर की ओर निकला रहता है, ठीक है। और अंतिम स्तर जो होता है वो निम्न स्तर उसको कहते हैं और ये डेल्टा का निचला भाग होता है जो कि सागर की तली पर बिछा होता है और दूर तक सागर में निकला रहता है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद फिर ये हो गया, ठीक है। ये देखिए ये तो ये हो गया निम्न स्तर, ये हो गया अग्र स्तर और ये हो गया ऊपरी स्तर। तो ये जो होता है वो सागर की ओर ज़्यादा होता है, ये कम होता है और ये सागर की ओर नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए डेल्टा की वृद्धि कैसे होती है। डेल्टा की वृद्धि, तो डेल्टा की वृद्धि बहुत सारे बातों पर आधारित होती है। जब नदी का वेग कम होता है तो बहुत सारे मलबे जो होते हैं नदी के मुहाने के पास आ जाते हैं और डेल्टा की सागर की ओर बढ़ने की गति जो होती है वो मंद हो जाती है। इसी के अगर अपोजिट बात करें तो नदी का वेग अगर ज़्यादा है तो डेल्टा का आकार जो होता है पतला होता है लेकिन लंबा होता है और बहुत दूर तक सागर की ओर बढ़ जाता है। डेल्टा के इस विस्तार पर सागरीय लहरों का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। जहाँ पर लहरें बहुत ज़्यादा तेज होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर डेल्टा का अधिकांश जो होता है मलबा वो लहरों के द्वारा बहाकर ले जाया जाता है और डेल्टा का जो विस्तार होता है बहुत धीमी गति से होता है, ठीक है। ये लहरें जो होती है वो डेल्टा के आकार को भी प्रभावित करती हैं। सागरीय धाराएं अगर नदी के मुहाने पर प्रवाहित होती हैं तो डेल्टा का जो निचला भाग होता है वो अपनी दिशा की ओर मोड़ लेती हैं और डेल्टा का सागर की ओर जो होता है वो फिसलन द्वारा भी विस्तार होता है। और अगर डेल्टा का ढाल बहुत ज़्यादा है तो डेल्टा अगर बहुत ऊंचा हो जाता है तो डेल्टा का अगर सागर की ओर बहुत ज़्यादा विस्तार है, अगर डेल्टा का ढाल ज़्यादा है, अगर वो ऊंचा है तो सागर की ओर वाले भाग फिसल कर सागर की ओर बढ़ते हैं जिससे डेल्टा का सागर की ओर विस्तार होता है। डेल्टा का वर्गीकरण देख लेते हैं हम। तो डेल्टा का वर्गीकरण क्या है? तो डेल्टा को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। एक तो है आकृति के अनुसार और दूसरा क्या होता है विस्तार के अनुसार।
आकृति के अनुसार डेल्टा 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है चापाकार, दूसरा होता है पंजाकार, तीसरा होता है ज्वारनदमुखी, पांचवा होता है रुंडित, चौथा होता है रुंडित और पांचवा होता है पालीयुक्त। विस्तार के आधार पर दो होता है वर्धमान डेल्टा, वर्धमान, और दूसरा होता है अवरोधित। देखिए चापाकार क्या होता है कि इस प्रकार के डेल्टा का आकार जो होता है वह वृत्त के चाप की तरह होता है, ठीक है, और इसे धनवाकार डेल्टा भी कहते हैं, ठीक है। पंजाकार क्या होता है कि पंजा का डेल्टा निर्माण उन बारीक कणों से होता है जो जल के साथ घोल के रूप में मिले रहते हैं और जिनमें चूने की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इनके निर्माण के लिए नदी का वेग जो होता है बहुत अधिक होना चाहिए। पंजा डेल्टा के निर्माण के लिए क्या होना चाहिए, नदी का जो वेग है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। नदी अपने साथ बारीक कणों को, कण वाले पदार्थों को सागर में अधिक दूरी तक प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है, और सागरीय खारे जल में संपर्क में आने की वजह से नदी के साथ लाए गए जो घोल होते हैं वो बारीक घोल जो होते हैं, घोल के रूप में बारीक कण भारी होकर नदी के दोनों किनारों पर बैठने लगते हैं और कुछ समय बाद लंबे डेल्टा का निर्माण करते हैं, ठीक है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, पंजाकार डेल्टा। तो पंजाकार डेल्टा का एक सर्वोत्तम उदाहरण है मिसिसिपी का डेल्टा, ठीक है। पंजाकार डेल्टा का एक सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, मिसिसिपी का डेल्टा। उसके बाद आता है ज्वारनदमुख डेल्टा। तो नदियों के एस्चुरी के भर जाने से निर्मित लंबे और संकरे डेल्टा को ज्वारनदमुखी डेल्टा कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा रुणित डेल्टा। तो नदी द्वारा निर्मित डेल्टा के आकार आदि में सागरीय लहरें परिवर्तन करती रहती हैं। कभी कभी ये लहरें डेल्टा को काट छाट कर उसे बहा कर ले जाती हैं और उन्हें इस कारण क्या होता है, डेल्टा कटे फटे रूप में ही रह जाते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं, रुणित या भग्नाकार डेल्टा। पांचवा आता है पालीयुक्त डेल्टा। तो पालीयुक्त डेल्टा जब एक नदी की कई शाखाएं अगल बगल में, जब एक नदी की कई शाखाएं अगल बगल डेल्टा का निर्माण करती है तो इसे हम क्या कहते हैं, पालीयुक्त डेल्टा। अब देखिए वर्धमान डेल्टा किसे कहते हैं। तो जब डेल्टा का सागर की ओर निरंतर विस्तार होता रहता है तो उसे प्रगतिशील डेल्टा कहते हैं, ठीक है, या फिर वर्धमान डेल्टा कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, अवरोधित डेल्टा। तो जब डेल्टा का विस्तार रुक जाता है तो उसे अवरोधित डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो समझ में, आज का टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।